वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पीएफसी सेक्शन के बारे में हर एक डॉट के लिए क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इन्वर्ट कर रहा है तो यहाँ पे जैसे इस रिएक्टर कॉइल से सप्लाई जाती है तो इसके आगे सर्किट में लगा होता है एक आईजीबीटी सर्किट में लगा होता है। तो यहाँ पे 16 वोल्ट या 18 वोल्ट का जेना डायोड का उपयोग किया जाता है कि अगर कभी ये एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है तो उससे ये प्रोटेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज, एसीपीसीबी ट्रेनर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे इन्वर्टर एसी के अंदर पीएफसी सेक्शन होती है उसके बारे में कि पीएफसी सेक्शन क्या काम करती है, पीएफसी सेक्शन का क्या कार्य होता है और ये किस टाइप से कार्य करती है पीसीबी में, इसके बारे में हम डिटेल्स में आज जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये वीडियो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पीएफसी सेक्शन के बारे में हर एक डॉट के लिए क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इन्वर्टर एसी में पीएफसी सेक्शन को हम कब चेक करते हैं, कब हमें इसकी प्रॉब्लम आती है तो चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो पीएफसी सेक्शन की जो कार्य होती है वो काम होता है इनपुट वोल्टेज की जो कमी होती है उसको पूरा करना, क्योंकि इस सेक्शन का नाम ही होता है पीएफसी सेक्शन। पीएफसी का फुल फॉर्म ही होता है, एक मिनट में क्लियर करता हूँ इसको। पीएफसी का फुल फॉर्म होता है पावर फैक्टर करेक्शन। पावर फैक्टर करेक्शन यानी कि जो भी आपकी इनपुट वोल्टेज में जो कमी है उस कमी को पूरा करने का काम पीएफसी सेक्शन करता है। इस सेक्शन में 3-4 कंपोनेंट की मिश्रण होती है जिसके मदद से ये सेक्शन आपका तैयार होता है। अगर बात करें इस सेक्शन से आने वाली इन्वर्टर एसी में प्रॉब्लम, तो सबसे एक कॉमन प्रॉब्लम है जो खास करके सबसे ज़्यादा पीसीबी में आती है। आजकल ये एक बहुत ही ज़्यादा रियल केस बन चुका है, कम्युनिकेशन सेक्शन एरर। तो कम्युनिकेशन एरर जो देता है इन्वर्टर पीसीबी में, इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर, इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेट फेल्योर, ऐसे करके देता है। तो उस स्थिति में भी आपको सबसे पहले जो पीसीबी में चेक करना चाहिए वो पीएफसी सेक्शन को चेक करना चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है, अभी हीटिंग की वजह से जो हमारी बाहरी तापमान होती है उसमें जो हीटिंग होती है उसकी वजह से पीएफसी सेक्शन में लगा आईजीबीटी या डायोड या फिर इसकी रिएक्टर कॉइल ओवर हीट होती है, जिससे इस सेक्शन में या इसके अंदर जो ब्रिज रेक्टिफाइड होता है, तो मतलब इसके अंदर में लगे कंपोनेंट डैमेज होने के चांस जो होते हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा रहती है, जिसके वजह से पीएफसी सेक्शन का एरर आता रहता है। तो जिसकी वजह से ये जो पीएफसी सेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर बोर्डों में आती रहती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दो कंडीशन होती है। आपकी जो पीसीबी होती है, अगर पीएफसी सेक्शन में कोई कंपोनेंट मान लीजिए शॉर्ट हो गया है या डैमेज हो चुका है या फट चुका है, जल चुका है, तो पीसीबी डेड कंडीशन में चली जाती है, जिससे भी आपको कम्युनिकेशन का एरर शो होता है। तो कम्युनिकेशन एरर मतलब ये नहीं है कि कम्युनिकेशन सेक्शन पे ही चेक करना, हमें सबसे पहले जो उसकी आउटडोर पीसीबी है उसको चेक करना है कि इसमें लाइन आ रहा है, नहीं आ रहा है, सप्लाई आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस सब के बारे में हमें जानकारी लेना होता है। उसके बाद ही हम कम्युनिकेशन सेक्शन में काम करने जाते हैं। अब वन टेक्नीशियन क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन का एरर है तो चलो भैया सबसे पहले इसकी कम्युनिकेशन सेक्शन को छेड़ो, तो वो और भी पीसीबी को बिगाड़ देते हैं। ऐसा काम नहीं आपको करना है। एक एरर का मतलब, एक एरर की जो सेंटेंस होती है, मतलब किसी चीज़ का एरर, उसकी कई वजह बन सकती है पीसीबी में, कई जगह से प्रॉब्लम आ सकता है, वो चीज़ आपको ढूंढना होता है। उस चीज़ के लिए आपको हम गाइड भी करते हैं। हमारे यहाँ जैसे प्रैक्टिकल क्लास चलती है तो उसमें एक एक चीज़ का गाइड किया जाता है, उसका नोट लिखवाया जाता है, प्रैक्टिकल दिखाया जाता है यहाँ पे कि कहाँ कहाँ से आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको भी ऐसे ही एक एक पॉइंट के लिए बारे में आपको क्लियर होकर काम सीखना हो, यानी कि आपको अगर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या वीएफडी या एलईडी एलसीडी टीवी या लैपटॉप, डेस्कटॉप, ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर या एलईडी एलसीडी, स्मार्ट एलईडी एलसीडी टीवी का कोर्स भी प्रैक्टिकली एसी पीसीबी का कोर्स, मैं आपको खास करके बोल रहा हूँ एसी पीसीबी कोर्स में, जो अगर आपको प्रैक्टिकली
रिपेयर के साथ, लाइव रिपेयरिंग के साथ अगर कोर्स करना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आके आप टीचर से मिलना चाहते हैं, आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे आप डायरेक्ट बैठ के बात करना चाहते हैं कोर्स के रिलेटिव, कोई आपका क्वेश्चन होगा आप आंसर लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो नई दिल्ली उत्तम नगर ईस्ट में है, यहाँ पे आप आइए, हमसे आपकी मुलाकात होगी, आप यहाँ पे हमसे बात करिए, आपको अच्छा लगे आप अपना क्वेश्चन लाइए, आपको आंसर ना मिल जाए, अगर आपको आंसर मिल जाए आप संतुष्ट हैं तो आप एडमिशन लेके अपना कोर्स कर सकते हैं और अपनी भविष्य का उज्जवल कर सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि पीएफसी सेक्शन में क्या क्या होता है और ये कैसे काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं पीएफसी सेक्शन की। तो पीएफसी सेक्शन की जो शुरुआत होती है वो होती है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से। सबसे पहले आपको पीसीबी में क्या ढूंढना है, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। तो सर्किट में आपको सबसे पहले ढूंढना है ब्रिज रेक्टिफायर, कुछ इस प्रकार से आपको ब्रिज रेक्टिफायर मिलेगा, ये 4 पिन का ब्रिज रेक्टिफायर मिलेगा। अब इस ब्रिज रेक्टिफायर में हम इसको बीडी कहते हैं, ब्रिज डायोड। आउटडोर पीसीबी में अगर ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें तो 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर तक का रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। इसमें 2 पिन होती है एसी का और 2 पिन होता है डीसी का, जिसमें एक प्लस और एक माइनस होती है। जो बीच वाली दोनों पिन होती है वो हमारा एसी का पिन होता है। एसी का पिन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारी जो इनपुट एसी लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई है, यानी कि जो 220 वोल्ट की सप्लाई है वो यहाँ पे इनपुट होती है। तो जो हमारी लाइन और न्यूट्रल की जो 220 वोल्ट, यहाँ पे जो हमारा एसी 220 वोल्ट जो बन रहा है, ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में, ये यहाँ पे लाइन से लाइन पे और न्यूट्रल से न्यूट्रल पिन पे कनेक्ट होती है। और जो इसका नेगेटिव पिन है ये नेगेटिव है, यानी कि ग्राउंड है, जीएनडी। और जो ये पॉजिटिव पिन है जो हमारा एसी टू डीसी, जब रेक्टिफायर द्वारा ये एसी टू डीसी वोल्ट बन गया तो इसके बाद ये पॉजिटिव पिन जो है ये यहाँ से जाती है और इस पिन के ऊपर एक रिएक्टर कॉइल लगा होता है। रिएक्टर कॉइल, ये कॉइल होती है, इंडक्टर होती है। इस इंडक्टर कॉइल में क्या होता है, जो कॉइल की बेंडिंग होती है, इसका बेंडिंग जो होता है वो 1 to 1 साइड होता है, यानी कि ये हमारा इन और आउट होता है। इसको इस प्रकार से ये हमारा रिएक्टर कॉइल होता है, इसका ये सिंबल होता है रिएक्टर कॉइल। इसी रिएक्टर कॉइल के द्वारा पीएफसी सेक्शन में जो है वो वोल्टेज की स्विचिंग की जो पैराग्राफ है उसको बढ़ाया जाता है, जिससे स्विचिंग बढ़ती है और जिससे हमारा वोल्टेज क्या होता है यहाँ पे बूस्ट होता है। और जो हमारी जो 220 वोल्ट इनपुट की जो वोल्टेज कमी है उस कमी को ये पूरा करने का काम करता है। आमतौर पर अगर बात करते हैं तो इसको हम एक आम भाषा में एक स्टेबलाइजर की वर्किंग भी समझ सकते हैं कि एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का भी काम यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे इस रिएक्टर कॉइल से सप्लाई जाती है तो इसके आगे सर्किट में लगा होता है एक आईजीबीटी, सर्किट में लगा होता है एक आईजीबीटी कुछ इस प्रकार से लगा होता है। इस रिएक्टर कॉइल के साथ आईजीबीटी की जो कलेक्टर पिन है वो कनेक्ट होती है और आईजीबीटी का जो इमीटर पिन है, ये हमारा आईजीबीटी हो गया, इसमें कलेक्टर, गेट और इमीटर, ये 3 पिनें होती है। जो इसका इमीटर पिन है, ये इमीटर पिन क्या होती है, एक शंट रजिस्टर द्वारा, शंट रजिस्टर की बात करें तो जो लो वैल्यू का रजिस्टर होता है एलवीआर रजिस्टर, उसे शंट रजिस्टर का नाम दिया जाता है। इसे करंट सेंस रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो हमारी एलवीआर रजिस्टर हो और ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो उसे शंट या करंट सेंस रजिस्टर कहा जाता है। इस रेजिस्टेंस का काम होता है एम्पियर का फीडबैक, यानी कि एम्पियर को लोड के अकॉर्डिंग ड्रॉप करना। अब ये शंट रजिस्टर, शंट, यहाँ पे शंट की बात करें तो ये आपका 0.10 मिली ओम से लेकर 30 ओम के आसपास का यहाँ पे ये लगा होता है शंट रजिस्टर, यही वैल्यू का यहाँ पे लगा होता है। 2 वाट या 5 वाट के साइज में यहाँ पे आपको ये मिलेगा, 2 वाट या 5 वाट के साइज में यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के साथ इसकी गेट पिन, अब जैसे इसकी कलेक्टर पिन पे सप्लाई इमीटर पिन पे आई तो अब इसका गेट, तो अब इसका गेट को जो एक्टिवेट किया जाता है वो एमसीयू कमांड पे किया जाता है। तो अलग अलग पीसीबी में गेट ऑन करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। इस सर्किट में हम आपको बताएंगे कि एज ए ऑप्टो कपलर द्वारा कैसे इसकी गेट को ऑन ऑफ किया जाता है। अब इसकी गेट को ऑन करने के लिए तो सर्किट में, ये सर्किट जब आगे चलती है तो सर्किट में गेट को ऑन करने के लिए एक ऑप्टो कपलर का उपयोग किया जाता है।
यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर लगा होता है। इस ऑप्टो कपलर की बात करें तो इसमें 4 पिन होती है कुछ इस प्रकार से। इसको हम यहाँ से थोड़ा इधर ले लेते हैं। ये हमारा ऑप्टो कपलर। इसके पिन नंबर 1, 2, 3, 4। पिन नंबर 1 और 2 पर एक LED डायोड लगा होता है और पिन नंबर 3 और 4 पर एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। ठीक है फ्रेंड। पिन नंबर 4 पर सर्किट में जो VCC 15 वोल्ट की सप्लाई बनती है, VCC 15 वोल्ट, तो किसी PCB में 15 वोल्ट की जगह 18 वोल्ट भी बनता है, तो वो सप्लाई यहाँ पे 4 नंबर पिन पे क्या होती है, इनपुट होती है। अब इसी VCC सप्लाई को क्या करना है, इस VCC सप्लाई में माइक्रो कंट्रोलर द्वारा एक पल्स क्रिएट किया जाता है, एक डिजिटल सिग्नल क्रिएट किया जाता है। ये जो VCC है तो एक डायरेक्ट सप्लाई है। इस IGBT की जो गेट पिन पे सप्लाई जाएगी वो एक पल्स के रूप में जाएगी और ये सप्लाई जो जाएगी वो आउटपुट वोल्टेज के फीडबैक के अकॉर्डिंग जाएगी कि मतलब वोल्टेज क्या है, स्विचिंग की स्पीड उस पर तय होती है, कम ज़्यादा हाई लो करना होता है। तो वो MCU ही कर सकता है। अगर हम डायरेक्ट 15 वोल्ट या 18 वोल्ट दे देंगे तो हमारा IGBT क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई जाएगी और जबकि वहाँ पे IGBT की जो स्विचिंग सप्लाई चाहिए वो पल्स के रूप में, यानी कि एक हमारा डिजिटल रूप में, यानी कि एक सिग्नल के रूप में सप्लाई चाहिए, जो कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, यानी कि कम ज़्यादा सप्लाई में चाहिए होता है। इसीलिए यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर का उपयोग किया गया। अब इस ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 पर VCC 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, 5 वोल्ट की सप्लाई आती है और पिन नंबर 2 जो है ये MCU से कनेक्ट होता है। इस 2 नंबर को कनेक्ट करने के लिए सर्किट में एक NPN ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक NPN ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है और इस NPN ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन को पिन नंबर 2 से बाय रजिस्टर कनेक्ट किया जाता है और इमीटर पिन को ग्राउंड कर दिया जाता है। इसकी जो बेस पिन है वो बाय रजिस्टर, यहाँ से एक रजिस्टर द्वारा माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट होती है। अब यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर है तो इस माइक्रो कंट्रोलर से ये क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। ये हमारा MCU से कनेक्ट होगा। अब जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर द्वारा 1 से 5 वोल्ट का, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर की जो मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी है वो 5 वोल्ट की है और जो चाइना बोर्ड आती है मिनिमम क्वालिटी 3.3 वोल्ट की होती है, लेकिन 90% आपको ऐसे इन्वर्टर की जो PCB मिलेगी जिसमें जो माइक्रो कंट्रोलर की जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट रखा गया। तो ये 5 वोल्ट जो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये 5 वोल्ट पे क्या होता है, इसका मैक्सिमम स्विचिंग जो है वो निकलेगा। तो यहाँ पर इस बेस पिन पे जो एक सिग्नल आएगी, जो पल्स आएगा वो 1 से 5 वोल्ट। अब ये 1 से 5 वोल्ट जो है ये कम ज्यादा, यानी कि कभी लो कभी हाई, इसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, जो हमारी ऑप्टो कपलर की जो 1 नंबर और 2 नंबर पे लगा LED डायोड है ये कभी कम ग्लो होगी तो कभी ज्यादा ग्लो होगी। मतलब इसकी ग्लोइंग क्या होती रहेगी, हाई लो होती रहेगी। इसी ग्लोइंग के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे जैसे 1 से 5 वोल्ट का एक पल्स आएगा, यहाँ पे जैसे एक पल्स आएगा 1 से 5 वोल्ट का, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, ये लाइट हमारी हाई लो पे ग्लो होगी। अब जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लाइट हमारी ग्लो होगी, ये LED लाइट हमारा ग्लो होगा, उसी अकॉर्डिंग इंटरनली इस ऑप्टो कपलर की बेस जो होगा वो एक्टिवेट होता रहेगा। अगर लाइट ज्यादा ग्लो होगा तो बेस ज्यादा एक्टिवेट होगा, अगर लाइट कम ग्लो होगा तो बेस लो एक्टिवेट होगा। जिस अकॉर्डिंग ये बेस एक्टिवेट होगा उसी अकॉर्डिंग पिन नंबर 4 और 3 जो है वो कनेक्ट होता रहेगा। अब अगर ज्यादा लाइट जल रहा है तो ज्यादा टाइम के लिए 4 नंबर 3 नंबर कनेक्ट रहेगा, कम ग्लो हो रहा है तो कम टाइम के लिए। तो उससे क्या होगा, जो वोल्टेज जो आ रहा है यहाँ से 4 और 3 पे, तो ये तो फ्लक्चुएट यानी कि पल्स के रूप में लाइट ग्लो हो रहा है, तो यहाँ से 4 नंबर और 3 नंबर यानी कि कलेक्टर इमीटर क्या हो रहा है, बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट। तो यहाँ जो ये कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पल्स क्रिएट हो रहा है। अब ये गेट पिन पे जो सप्लाई जा रहा है तो इसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पल्स क्रिएट हो रहा है। अब इस रजिस्टर से होते हुए सप्लाई इस गेट पिन पे जाती है तो यहाँ पे एक पल्स क्रिएट हो रहा है। इसी पल्स को डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। ये जो हमारा पल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इसी पल्स को डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। अब इसी पल्स के अकॉर्डिंग तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, 18 वोल्ट। तो कभी ये हो सकता है बाय द वे PCB में
कि अगर ये ऑप्टोकपलर फेलियर हो गया और 4 नंबर 3 नंबर शॉर्ट हो गया तो डायरेक्ट इस गेट पिन पे 15 या 18 वोल्ट जो भी 4 नंबर पे बन रहा है वो जाने की संभावना होती है, जिसको प्रोटेक्शन देने के लिए सर्किट की गेट पिन पर एक जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। इस जेनर डायोड की बात करें तो यहाँ पे 16 वोल्ट या 18 वोल्ट का जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है कि अगर कभी ये एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है तो उससे ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब जैसे यहाँ से ये पल्स चल रही है तो गेट जैसे ऑन हो रही है तो आईजीबीटी और मॉसफेट इसकी गेट जैसे ऑन होती है तो ये कुछ समय के लिए क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस गेट को जैसे ये गेट ऑन हो रहा है तो तुरंत सडनली इसको क्या करना है, ऑफ करना है। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो इससे क्या होगा, एक स्विचिंग क्रिएट होगा। इससे क्या होगा, एक स्विचिंग क्रिएट होगा। तो ये स्विचिंग जो क्रिएट होगा वो इस कलेक्टर में होगा। तो ये जैसे यहाँ से ऑन हो रहा है कि तुरंत क्या हो रहा है, इस गेट के साथ और इमीटर के साथ एक रजिस्टर लगा है जो करीबन 10 किलो ओम के आसपास का रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे ये हमारा गेट ऑन हो रहा है कि तुरंत ये क्या कर दे रहा है, इसको ग्राउंड के साथ पुल डाउन कर दे रहा है। तो गेट क्या हो जा रहा है, सडनली ऑफ हो जा रहा है। ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ये ऑन ऑफ जो हो रहा है इससे क्या हो रहा है, कलेक्टर और इमीटर के बीच में, कलेक्टर और इमीटर के बीच में एक लो और हाई का स्विचिंग हो रहा है। लो हाई यानी कि डिप अप। इसमें क्या हो रहा है, जैसे अप डाउन का एक स्विचिंग हो रहा है, यहाँ पे एक कलेक्टर पिन में फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है। इसी फ्रीक्वेंसी से ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी यानी कि यहाँ पे जो अल्टरनेटिव एक जनरेट हो रहा है, इसी फ्रीक्वेंसी से क्या होती है, ये रिएक्टर कॉइल में एक मैग्नेटिक बनती है। यानी कि रिएक्टर कॉइल में जैसे एक सप्लाई जाती है फ्रीक्वेंसी में तो ये चार्ज होता है और इसमें एक मैग्नेटिक बनता है जिससे वोल्टेज क्या होती है, बूस्ट होती है। अब इसमें वोल्टेज जब बूस्ट हुआ तो इसमें मैग्नेटिक था और मैग्नेटिक से जब ये वोल्टेज फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुआ तो यहाँ पे एक एसी वोल्टेज यानी कि एक एसी करंट आने लगा, यानी कि एक एसी अल्टरनेटिव करंट बनना स्टार्ट हो गया। तो सर्किट में तो जाना है डीसी, तो अब इस अल्टरनेटिव करंट को क्या किया जाएगा, यहाँ इसी के साथ एक डायोड लगाया जाएगा। ये शॉर्टकी डायोड यहाँ पे लगा होता है, ये शॉर्टकी डायोड, और इस शॉर्टकी डायोड के बाद सप्लाई को मेन फिल्टर कैपेसिटर पर दिया जाता है। अब ये प्लस माइनस, अब ये जो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है एमएफसी, इस एमएफसी पे ये सप्लाई डीसी वोल्ट का सप्लाई मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो रखने का, तो यहाँ से फीडबैक एमसीयू को मिलता है जिसके अकॉर्डिंग एमसीयू होता है। तो ये फीडबैक कैसे मिलता है, तो यहाँ से हाई वैल्यू रजिस्टर द्वारा, यहाँ से हाई वैल्यू रजिस्टर द्वारा, अब इसमें रजिस्टर की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अब जैसे ये रजिस्टर ग्राउंड हो गया तो जो रजिस्टर ग्राउंड हो गया वो R2 हो गया। अब मान लीजिए ये 10 किलो ओम का रजिस्टर हो गया R2 वाला, और ये सब हमारा 330 के, ठीक है। तो यहाँ से ये डिवाइडर से सप्लाई क्या होगा, इस डिवाइडर से बाय रजिस्टर एक हमारा रजिस्टर लगाकर यहाँ पे सप्लाई आती है, और इस लाइन में एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी लगा हुआ हो सकता है। इसी से एक फीडबैक मिलता है इस एमसीयू को। ये फीडबैक जो मिलता है वो इस कैपेसिटर के ऊपर बनने वाली वोल्टेज यानी कि डीसी वोल्टेज का फीडबैक मिलता है। अब जैसे यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है तो इस कैपेसिटर पे वोल्टेज मान लीजिए अभी 260 वोल्ट बन रहा है। कितना बन रहा है, 260 वोल्ट बन रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी कंप्रेसर चलेगी, मोटर चलेगा और कंप्रेसर को वोल्टेज की जरूरत होगी, तो इस एमसीयू को क्या पता चलेगा कि यहाँ पे 260 वोल्ट बन रहा है। तो ये क्या करेगी, यहाँ से इस एनपीएन ट्रांजिस्टर की बेस पिन को सिग्नल देगा, और ये ट्रांजिस्टर क्या करेगी, इस लाइट को यहाँ से ग्लो करेगी, और यहाँ से 4 नंबर से 3 नंबर इस आईजीबीटी की गेट पे एक पल्स जाएगा, जिससे गेट क्या होगी, स्विचिंग होगा। और स्विचिंग होते ही यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगा, और उसी फ्रीक्वेंसी से वोल्टेज यहाँ पे क्या होगी, इस रिएक्टर कॉइल द्वारा बूस्ट होगा, जो शॉर्टकी डायोड से पुनः एसी से डीसी बन के इस मेन फिल्टर पे जाएगी। जैसे इस कैपेसिटर पे वोल्टेज 260 से मान लीजिए 320 वोल्ट हो गया, 350 वोल्ट हो गया, तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग एक फीडबैक आएगा एमसीयू को। अगर एमसीयू को लगेगा कि ये वोल्टेज ओके है तो एमसीयू क्या करेगी, इसकी स्विचिंग को उसी कंट्रोल में रखेगी। अगर एमसीयू को लगेगा कि वोल्टेज और बूस्ट करना है तो इसकी स्विचिंग को और तेज करेगा। अगर लगेगा कि नहीं वोल्टेज कम करना है तो इसकी स्विचिंग को क्या करेगा, कम करेगा।
टोटल ऑफ जो कंट्रोल है वो माइक्रो कंट्रोलर यहां से कर रहा है। और वो कंट्रोल कैसे कर रहा है? इस फीडबैक के आधार पे। अगर मान लीजिए कभी आपके सर्किट में वोल्टेज यहाँ पे प्रॉपर ना बन रहा हो और आपका एरर आता हो, क्या क्या एरर आएगा? जैसे कि एरर आ सकता है डीसी लो वोल्टेज एरर, चेक डीसी लिंक सेक्शन, इनपुट वोल्टेज फेल्योर, इनपुट लो वोल्टेज, चेक इनपुट वोल्टेज, डीसी करंट फेल्योर, चेक डीसी वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज लो, वोल्टेज नॉट डिटेक्टेड, इनपुट वोल्टेज नॉट डिटेक्टेड। मतलब जब भी आपको वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से रिलेटिव इन्वर्टर एसी की पीसीबी में एरर शो होता है तो आप एक बार इस सेक्शन को जरूर चेक करिए। और अगर आपके पास कोई कम्युनिकेशन सेक्शन में पीसीबी आता है तो सबसे पहले पीएफसी सेक्शन में लगा इस आईजीबीटी को जरूर चेक करें। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, कभी भी ऑन बोर्ड आईजीबीटी की गेट पिन पे मल्टीमीटर से चेक करने आप नहीं जाइएगा वोल्टेज। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका आईजीबीटी जो है वो शॉर्ट हो सकता है, आईजीबीटी फट सकता है, डैमेज हो सकता है। हाँ, यहाँ पे आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप आईजीबीटी की गेट पे पल्स चेक कर सकते हैं, कैसे वोल्टेज चेक कर सकते हैं, वो हर एक डिटेल्स हम आपको देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे कि हमारा पीएफसी सेक्शन कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका ऑनबोर्ड करवा के दिखाएंगे, इसका ट्रेसिंग करवाएंगे और एक नए टॉपिक के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको इसी तरीके से प्रैक्टिकल एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या एलईडी, एलसीडी या लैपटॉप, डेस्कटॉप या ई रिक्शा, होम इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर का कोर्स करना हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर नई दिल्ली उत्तम नगर में आके डेमो क्लास लेके अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।